अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हमारी बात चल रही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। और कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि किस तरह से पौधों में और जानवरों में रिकॉम्बिनेशन का अमल अंजाम दिया जाता है। तो हमने कहा था कि जो साइंसदान उन्होंने बैक्टीरिया वायरसेस के जरिए ये सीखा, क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि अगर किसी पौधे में चेंज लाना है तो कैसा लाना है। तो हमने पढ़ा था कि एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस, ये नाम आप लोगों ने ना याद रखना है। एग्रोबैक्टीरियम, आपको नींद में से भी उठा के अगर इसका नाम पूरा बोलना पड़े तो बोलना चाहिए, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियन। क्या नाम है इसका? एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियन। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस है, ये किसके लिए पैथोजन का काम करता है? डाइकोट प्लांट। किसके लिए करता है? डाइकोट प्लांट या डाइकोट पौधों के लिए ये पैथोजन का काम करता है। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियन है, ये नेचुरली कौन सा वाला डीएनए पौधों में ट्रांसफर करता है? टीडीएनए। क्या करता है? टीडीएनए ये पौधों में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है। और जब ये एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियन टीडीएनए ट्रांसफर करता है तो नतीजे में ये होता है कि जो भी पौधे हैं उनके बॉडी में क्या डेवलप हो जाता है? क्राउन गैल, खलियों का बंच, स्वेलिंग हो जाती है, गांठ बन जाती है, उसको बोला जाता है क्राउन गैल। क्या बोला जाता है? गैल, क्राउन गैल। यानी ऐसा क्राउन मतलब वो जो क्राउन किसको बोलते हैं? ताज। और ये जो ताज है ये गैल का है, यानी खलियों के बंचेस का। तो आजू बाजू पूरा जो उसका पोर्शन है वो स्वेल हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। तो अक्सर आपने पौधों के अंदर है ना छोटे 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 सूजे हुए हिस्से देखे हैं, जिसको आमतौर पर हम बोलते हैं गोमड़ा। गोमड़ा ही बोलते हैं ना, या कुछ और उर्दू में कुछ बोलते हैं? हाँ, रैंडम लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना। गोमड़ा आ गया। हाँ, वो और एक बोलते हैं, क्या बोले? हाफिज जी ने सही बोले, क्या बोलते हैं? सर पे भैया कोई तो एकदम, हाँ बेंड का बोलते, बेंड। ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो वो जो पौधे होते हैं उनके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब आप चाहे तो उसको बेंड बोले, आप चाहे तो उसको गोमड़ा बोले, आप चाहे तो उसको ट्यूमर बोले। ठीक ना। अब इधर ध्यान दो, क्या होता है कि आम पौधे जो होते हैं उनके जो खलिये होते हैं उन खलियों को ट्यूमर में तब्दील कर देता है। ये एग्रोबैक्टीरियम क्या कर देता है? जो पौधे के खलिये होते हैं उसको किसमें कर देता है? ट्यूमर में। ट्यूमर मतलब गांठ। किसमें तब्दील कर देता है? गांठ। और ये ट्यूमर क्या करते हैं? खलिये को पैथोजन के लिए जरूरी केमिकल्स पैदा करते हैं। बात समझ में आई क्या? कि ये एक पौधा है और इस पौधे के अंदर यहां पर कोई बैक्टीरिया आया। ठीक है, ये बैक्टीरिया यहां आया और इस बैक्टीरिया ने क्या करा? इस पौधे को इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट करने की वजह से क्या हुआ? इस पौधे के जो खलिये वो इस तरह से बढ़ गए। असल में इसने जो बीमारी इसको किया, ये बीमारी क्यों किया? ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये जो खलिये है ये खलियों का वो इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए इस्तेमाल कर रहा है? ताकि वो क्या हासिल कर सके? ग़िज़ा। यानी वो वहां आके रहेगा और पौधे जो भी ग़िज़ा इन खलियों में जमा करेंगे उसको वो क्या कर लेगा? इस्तेमाल करेगा। तो असल में वो बीमारी जो हुई जिसकी वजह से उसके अंदर ट्यूमर बना, वो ट्यूमर इसके लिए उसका क्या बन गया? घर, बैक्टीरिया का घर। और बैक्टीरिया वहां बैठ के क्या करेगा? जो भी पौधा ग़िज़ा जमा करेगा वो ये बैक्टीरिया क्या कर लेगा? उसको खा लेगा। इस तरह से उसकी जिंदगी क्या हो रही है? चल रही है। हाँ, अभी आ रहे हैं। नो, बिल्कुल इसी तरह से हैवानी खलियों के अंदर भी क्या होता है? जो रेट्रोवायरस है वो आम खलियों के अंदर जाके क्या कर देता है? कैंसर। तो रेट्रोवायरस जब किसी जानदार को के खलिये को इन्फेक्ट करेगा तो अब उसके उस खलिये के अंदर इस वायरस का डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो असल में ये उस जानदार के खलिये को अपने रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बैक्टीरिया नहीं, वायरस के। रेट्रोवायरस जब किसी जानदार को इन्फेक्ट कर रहा है तो उस जानदार के खलिये में रेट्रोवायरस अपने नंबर क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। वैसे ही एग्रोबैक्टीरियम उस पौधे के अंदर भी क्या कर रहा है? अपने नंबर बढ़ा भी रहा है, साथ ही साथ उस पौधे के अंदर जितनी ग़िज़ा बनी थी वो खुद भी क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है।
बात समझ में आई यहाँ तक ना? अब एक चीज, पैथोजन के जरिए क्या होता है, जो यूकैरियोट मेजबान है उसमें जीन को मुंतकिल करने के तरीके को बेहतर तौर पर समझने के लिए इंसानों ने पसंदीदा जीन काबिल इस्तेमाल वेक्टर में क्या किया, दाखिल किया, और उसको दाखिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्किल, महारत हासिल की। यानी जिस तरह से ये वायरस, रेट्रोवायरस किसी एनिमल के अंदर जीन ट्रांसफर कर सकता है, एग्रोबैक्टीरियम किसी पौधे में कर सकता है, तो साइंसदानों ने पहले उसकी स्टडी की है, और स्टडी करने के बाद फिर उन्होंने क्या किए कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो डिजायर्ड जीन किसी एनिमल में या किसी जानवर में, प्लांट में या एनिमल होस्ट में ट्रांसफर करने की स्किल, यानी उन्होंने टेक्निक्स डेवलप की, मेथड डेवलप की। जैसा हमने अभी पढ़ा क्या, कि पहले आपका जो डिजायर्ड जीन रहेगा आप लेंगे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के थ्रू कट करेंगे, उसका फ्रैगमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के जरिए उन सारे फ्रैगमेंट को सेपरेट करेंगे, और जो आपका डिजायर्ड है उसको जेल से इल्यूट आउट करेंगे, याद आ रहा है, इल्यूशन, और फिर उसको आप वेक्टर में डालेंगे, अब वो वेक्टर लेकर जाएगा होस्ट में। तो इस तरह से साइंसदानों ने उनसे ये चीज सीखे। नाउ एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम किस तरह से अपना डीएनए उस पौधे में ट्रांसफर करता है? तो एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो, उसके पास होता है एक प्लाज्मिड जिसका नाम रखा हुआ है टीआई प्लाज्मिड। जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके पास जो प्लाज्मिड है उसका नाम क्या है, टीआई। टीआई का मतलब क्या होता है, टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग मतलब जो क्या करता है, ट्यूमर को इंड्यूस करना, मतलब यहां पर इंड्यूस का जो मीनिंग होता है वो होता है पैदा करना, या हम बोलेंगे ट्यूमर बनाना। यानी क्या होगा कि जब एग्रोबैक्टीरियम किसी पौधे को इन्फेक्ट करेगा और अपना टीआई प्लाज्मिड उस पौधे के डीएनए में डालेगा, तो वो टीआई डीएनए जब उसके बॉडी में जाएगा तो वो टीआई डीएनए के पास ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि वो कैसा उस पौधे के खलिए को तब्दील कर दे, किसमें, क्राउन गैल, ट्यूमर बनाने में। वो समझ में आ रही है? इसलिए उस प्लाज्मिड का नाम क्या रख दिया गया, टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी जो क्या करने वाला है, ट्यूमर पैदा करने वाला है। बात समझ में आता? नाउ अब क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर वो तब्दील कर दिया गया है। नाउ इसी टीआई प्लाज्मिड को जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन नेचुरली किसी पौधे में उसको डालता था, उसकी वजह से उस नेचुरल पौधे के अंदर कौन सी बीमारी आती थी, क्राउन गैल। साइंसदानों को समझ में आया कि अगर नेचुरली टीआई डीएनए वहां जाता है, इसका मतलब टीआई डीएनए के अंदर ये खास बात है कि वो जब भी पौधे के अंदर जाएगा तो अपना खुद का रेप्लिकेशन करेगा। हमको तो ऐसी चीज चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एज अ क्लोनिंग वेक्टर। यानी अब हम क्या करेंगे, टीआई डीएनए ले, टीआई प्लाज्मिड लेंगे, उस टीआई प्लाज्मिड में हमारा डिजायर्ड डीएनए डालेंगे, तो टीआई प्लाज्मिड अब क्या बन गया, वेक्टर, जो किसको लेकर जाने वाला है, हमारे डिजायर्ड डीएनए को। कहां लेके जाने वाला है, पौधे में। बात समझ में आई? तो हमने क्या करे, एग्रोबैक्टीरियम के उस प्लाज्मिड को निकाले, अब हम उसको यूज कर रहे हैं एज अ वेक्टर। क्यों? क्योंकि उसके पास तीनों भी सलाहियत है, रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर होगा, और वो हाई कॉपी नंबर, वो बहुत, हाँ, उसकी बहुत सारी कॉपी बनेगी, ये सारी सलाहियत उसके पास है। तो इसलिए हम कहते हैं जो पौधों के लिए मर्ज आवर नहीं है। यानी हमने क्या कर दिए, अब इस टीआई डीएनए की उस सलाहियत को हम यूज कर रहे हैं जो सिर्फ ट्रांसफर करने वाली है, लेकिन हमने उसकी बीमारी पैदा करने वाली जो खासियत थी उसको क्या कर दिया, खत्म। नतीजे में यह होगा कि वो डीएनए तो हमारा डिजायर ले जाएगा, लेकिन अब कोई बीमारी पैदा नहीं करेगा ना, बल्कि इसका इस्तेमाल हमारे लिए मुफीद जीन को मुतादिद पौधों में मुंतकिल करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस टीआई प्लाज्मिड में से वो वाला पोर्शन निकाल दिया जिसकी वजह से बीमारी होती थी ना। अब इसको समझ लो यार, ये जो प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड है, उसके बाद देखिए यहां पर कौन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके पास है ओपाइन कैटाबॉलिज्म। अब ये ओपाइन कैटाबॉलिज्म क्या है इसको हम आगे देखेंगे। इसी तरह से ओपाइन, उसी तरह से साइटोकाइन, इसी तरह से ऑक्सिन।
साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, दिस आर दी हार्मोन्स। हाँ, वो जो सेल है ना, वो सेल के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? हार्मोन। इसका मतलब ये इतना चालाक है कि इसने अपने पास ही ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन बनाने वाले जीन रखे हैं। इसलिए जब वो उस खलिए में जाता है तो ये अपनी तरफ से क्या करता है? उनको ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन देता है, नतीजे में उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। इस तरह से वो क्या बन जाते हैं? ट्यूमर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से उसके पास ये खास बात है टीआर प्लाज्मिड। अब इसके पास एक खास बात है, वो है विरुलेंस जीन। विरुलेंस जीन का मतलब क्या है? पैथोजेनिक जीन। पैथोजेनिक जीन का मतलब है कि ये क्या करने वाला है? उसके अंदर डिजीज, बीमारी पैदा करने वाला है। अब अगर हमने इस बीमारी पैदा करने वाले जीन को यहां से कट कर दिया और इसकी जगह हमने किसको ऐड कर दिया? डिजायर्ड डीएनए। तो अब बगैर बीमारी के वो क्या लेके जा रहा है? हमारा डीएनए। और हमारा डीएनए जब जाएगा तो वहां पर अगेन ये दोबारा उसके अंदर क्या करेगा? रेप्लिकेशन। लेकिन दिस टाइम जब वो रेप्लिकेशन करवाएगा तो अब उसको बीमार करने के बजाय उसके अंदर वो एक नई सलाहियत डेवलप करेगा जो हमारी डिजायर्ड रहेगी। ठीक है। नाउ बिल्कुल इसी तरह से रेट्रोवायरस को भी गैर मुजीर बनाकर हैवानी खलियों में मतलूबा जीन को मुंतकिल करने के लिए किया जाता है। यानी अब जिस तरह से पौधों में हमने क्या करे? टीआर प्लाज्मिड को चेंज कर दिए, उसी तरह से रेट्रोवायरस के अंदर से भी वो डीएनए सीक्वेंस जिसकी वजह से क्या था? विरुलेंस, पैथोजेनिसिटी थी, बीमारी पैदा करने की सलाहियत थी, वो डीएनए को हमने क्या कर दिए? निकाल दिए। और उसी रेट्रोवायरस में हमारा डिजायर्ड डीएनए ऐड करेंगे और उस रेट्रोवायरस को उस हैवानी खलिए के अंदर, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने ना इससे पहले बड़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट्स बनाए और उसके जरिए हमको ये मालूम हुआ कि कौन से वाली सीक्वेंस है जिसके जरिए वो बीमारी होती है। समझे ना? इसी तरह से जब किसी जीन या डीएनए के टुकड़े को मुनासिब वेक्टर से मुंसलिक कर दिया जाता है तो फिर इसे बैक्टीरिया, पौधे या हैवानी मेजबान खलिए में क्या किया जाता है? मुंतकिल किया जाता है, जहां पर उसकी अफजाइश होगी, उसकी वजह से तादाद में कसरत से इजाफा होता रहेगा। तो इस तरह से ये टेक्निक का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अंजाम देते हैं। यानी हम क्या करते हैं? जो भी मेजबान खलिया है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई पौधा हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, उसके अंदर हम क्या लेकर आ सकते हैं? तब्दीली, मॉडिफिकेशन, चेंज। ठीक। नाउ अब एक और चीज है, वो क्या है? यहां तक बात समझ में आई? पूरी अभी तक जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या हो रहा है? तो नो, आपकी जो बुक है ना, उसमें एक मिनट इधर बताओ, खास करके इंग्लिश वाला बुक, उर्दू वाला तो सबके पास होंगे ही। कल भी मैंने एक बात बोला था देखिए यहां पर है ना, इतना सेपरेशन करके बताना हुआ नहीं, इसलिए आपने क्या करना है, इस तरह से जो इंग्लिश मीडियम वाले, जो इंग्लिश की बुक लेके पढ़ रहे हैं बच्चे, वो और जो उर्दू वाले, यहाँ देखिए उन्होंने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइड, और क्लोनिंग साइड में देखिए यहाँ रिकॉग्निशन साइड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये बड़े बड़े मोटे मोटे पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इनकी आपने पूरी डेफिनेशंस बना लेना है अलग अलग, या फिर इनको यहां पर आपने किसी तरह से हाईलाइट करके लिख लेना है। क्यों? ताकि जब आप ये पढ़े तो आपको जरूरत नहीं है पूरी वर्डिंग्स पढ़ते बैठे, आप जैसे ही यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन पे चले गए तो आपको बात समझ में आ जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट बैक्टीरिया, कि आप छोटा सा डीएनए का टुकड़ा लेंगे और वो बैक्टीरिया के खलिए के अंदर क्या करेंगे? दाखिल करवा देंगे। इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से डेफिनेशंस उर्दू में, इंग्लिश में, हर जगह पर है, लेकिन ये डेफिनेशंस आपको याद कब होगी? ये उस वक्त होंगी जब आप उनको रिपीटेडली पढ़ेंगे, और रिपीटेडली पढ़ने के लिए आपको इस पूरे पैराग्राफ से इसको अलग अलग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो सारी डेफिनेशंस को, सारे वर्ड्स को छांटना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा और उनको रीड करते जाना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास 12th के तकरीबन 6 चैप्टर ऐसे हैं जहां से 4-4 क्वेश्चन आते हैं। 4-4 क्वेश्चन मतलब कितने हो गए? 6 चौक
24, 24 इंटू 4, 25 स्टॉक 100। इसका मतलब तकरीबन अगर आपने 24 भी कंसिडर करे तो 94, 92, 96 मार्क आपके सिर्फ यहां से हो रहे 6 चैप्टर से। 360 को अगर आपने ऐसा डिवाइड किया ना लॉजिक लगा के कि इसमें से इतने, इसमें से इतने, इसमें आप, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उसको याद रखेंगे कैसा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एनसीईआरटी में जहां जहां जो जो वर्डिंग्स दी है, अगर फॉर एग्जांपल देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, अगर आपको उर्दू में समझ में आ रहा है और लग रहा है कि कई प्रॉब्लम हो रही है और लगता है कि नहीं यार इसमें इंग्लिश में एक बार चेक करना चाहिए, तो बिल्कुल इंग्लिश वाले, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसी चैप्टर के, तो जाके इंग्लिश वाले किसी बंदे से वो बुक लो, उसके बुक में से वो चैप्टर का जेरॉक्स करके लाओ, उसको देखते बैठते कंपैरेटिवली, खास करके प्रिंट करके लाओ ताकि आपको कंपैरिजन में स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो इससे क्या होगा, धीरे 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 आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो जो इंग्लिश वाले हैं उनको अगर उर्दू में प्रॉब्लम, उनको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, उर्दू का उतने चैप्टर का जेरॉक्स ला लो। जो उर्दू वाले हैं उनको कहीं डर हो रहा है कि यार इंग्लिश में क्या लिखा है, वो जाके इंग्लिश का जेरॉक्स ला लो। इस तरह से कंपैरिजन में जब आप स्टडी करेंगे तो आपकी स्टडी और अच्छी होगी और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। किस बात के लिए कॉन्फिडेंस? एग्जाम हॉल के लिए। क्योंकि अगर आप उर्दू में पेपर देने वाले हैं तो पेपर बायलिंगुअल में आने वाला है, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी कि आप क्वेश्चन को 2 लैंग्वेज में देख रहे हैं बट अंडरस्टैंडिंग एक साथ हो रही है। समझ में आ रहा है? और चूंकि हम लोग अभी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज में भी इसी की प्रैक्टिस हमारी होने वाली है। इधर से इंग्लिश रहेगा, इधर से उर्दू रहेगा। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी चाहे तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ लो, उर्दू वाले चाहे तो सिर्फ उर्दू पढ़ लो, और जिनको दोनों में महारत हो रही है या दोनों समझ रहे हैं उनके लिए भी। असल में इसीलिए हमारे लिए फायदा है। 2 चीजें उसमें, 2 चीजें क्या है, अगर हम ऐसा करते हैं इसका, तो इसका फायदा ये है कि खुद ब खुद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की लेवल है वो बढ़ते चले जाते हैं। अभी आप देखो कि जो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है वो हिंदी लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि हिंदी समझने में आसान है कंपेयर टू इंग्लिश, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका फ्लो ज्यादा है। इसलिए आप देखिए मार्केट में हिंदी के बुक्स भी अवेलेबल है, लेकिन हमारा उर्दू का इतना पूरे ऑल ओवर द इंडिया, हिंदी का बेल्ट जो है वो सिर्फ आपको इधर मिलेगा नॉर्थ साइड में। साउथ की तरफ किसी को हिंदी नहीं आती है, बट हिंदी की इतनी बुक्स बन रही है। जबकि आप इंडिया के एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर में चले जाओ, आपको हर जगह उर्दू वाला मिलेगा, लेकिन मसला क्या है मालूम ही नहीं है, और फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने का शौक भी नहीं है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे तो लोगों को ये मिसाल मिलती रहेगी, एग्जाम्पल बनेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? ठीक। नाउ एक चीज की कॉम्पिटेंसी, मुस्तैदी, मुस्तैद मेजबान, मुस्तैद मेजबान या बाज मुत्तहद डीएनए के साथ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कॉम्पिटेंसी का क्या मीनिंग होता है? कॉम्पिटेंट, देखिए यहां पर मुस्तैद लिखा हुआ है। अब एक बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट कैसा रहेगा, या एक बैक्टीरिया को आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टेक्निक में कॉम्पिटेंट कब बोलेंगे? जब वो अपने आजू बाजू मौजूद डीएनए को अपटेक कर लेगा, खा लेगा, उसको बोला जाता है कॉम्पिटेंट। यानी अगर वो आजू बाजू मौजूद डीएनए को अपटेक नहीं कर सकता है, आजू बाजू चीजें जो मौजूद है उनको खा नहीं सकता है, तब हम उसको बोलेंगे नॉन कॉम्पिटेंट। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो जो जीन का फ्रैगमेंट है वो इस बैक्टीरिया में चला गया, और इस बैक्टीरिया के खलिए में अगर चला गया तो इसका मतलब ये है कि वो डीएनए अब जाके कहाँ ऐड हो जाएगा? उस बैक्टीरिया के डीएनए में। तो डिजायर्ड डीएनए को बैक्टीरिया जब इंगल्फ कर लेता है, खा लेता है, अपटेक कर लेता है, और वो डिजायर्ड डीएनए अब उसके जीनोम में जाके ऐड हो गया, इसका मतलब वो जो खलिया है वो खलिया क्या है? कॉम्पिटेंट, मुस्तैद, मुनासिब, अपने अंदर तब्दीली लाने के काबिल। वास्तव में इसको बुलाया जाता है मुस्तैद और इसको बुलाया जाता है कॉम्पिटेंट। नाउ अब सवाल ये आता है कि चलो नेचुरली कोई खलिया कॉम्पिटेंट होगा, नेचुरली कोई खलिया कॉम्पिटेंट होगा, यानी ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी
जिस कंडीशन में वो अपने आजू बाजू मौजूद खलियों को क्या कर ले, खा ले। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ कि एक प्लेट में बहुत सारे खलिए थे और उस प्लेट के अंदर जो खाना था वो कम हो गया। अब खाना जैसा जैसा कम हो रहा है तो खलिए मरते जा रहे हैं। मरने की वजह से ये हो रहा है कि अब जो जिंदा है उनको खाने को कुछ अवेलेबल, तो उन्होंने जो मर गए थे उनको खाना शुरू कर दिया। तो जब वो मरे हुए को खाना शुरू करेंगे तो वहां मौजूद डीएनए वो खा लेंगे। कंडीशन ही ऐसी है, मजबूरी है, मजबूरी में उन्होंने वो डीएनए अपटेक कर लिए। अब वो डीएनए जो मरा हुआ खलिया है उसका इनके जिस्म में आ गया, तो अब इनके अंदर क्या हो जाएगी, तब्दीली, मॉडिफिकेशन। ऐसे ही हमने कहाँ पढ़ा, हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ पढ़ा हम लोगों ने, ऐसा ही कंसेप्ट। ऑनलाइन वालों को किसी को याद आ रहा है क्या, ऐसा ही कंसेप्ट हमने पढ़े कि मरा हुआ था, जिंदा था, खाने को नहीं था। हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस याद आ रहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस में जब हमने एक्सपेरिमेंट करे थे, है ना, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में वो जो ट्यूब थी, वो ट्यूब में क्या हुआ था, हालांकि ये बात एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव करे थे, हर्शे एंड मार्था चेस। लेकिन ग्रिफिथ के एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या होगा, जो चूहा मर गया था, तो असल में वो जो बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया के अतराफ में मरे हुए बैक्टीरिया के, है ना, जो जिंदा था वो स्मूथ था और जो मर गया था वो रफ था। तो रफ के अंदर का जो डीएनए स्मूथ के आजू बाजू घूम रहा होगा, तो स्मूथ ने उसको क्या कर लिया होगा, इंगल। नतीजे में ये हो गया कि अब उसके अंदर वीरुलेंट वाली प्रॉपर्टी आ गई थी। नतीजे में यह हुआ कि जब उसको चूहे में डाले तो चूहा क्या हो गया था, मर गया था। याद आ रहा है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे। इसका मतलब वो नेचुरली कॉम्पिटेंट था। तो ठीक है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में अगर ये हुआ तो ये नेचुरली हुआ था, लेकिन हमको तो ये प्रोसेस आर्टिफिशियली करना है। तो हम किसी खलिए को कैसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे, हम कैसे उस खलिए को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि उसके आजू बाजू जितना भी डीएनए है वो क्या कर ले, अंगल्फ कर ले, अपटेक कर ले, खा ले, ताकि हाँ वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसी की डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं। क्या कि चूंकि जो डीएनए है वो डीएनए हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है। अगर ये वाटर लविंग है तो इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कभी भी आगे चिपकेगा नहीं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है वो हाइड्रोफोबिक है। याद आ रहा है, ये पढ़े हम लोगों ने सब। इसका मतलब वो डीएनए को कभी भी अपने आजू बाजू भटकने नहीं देगा। तो फिर सवाल ये आता है कि यार वो बैक्टीरिया ने डीएनए लिया कैसे होगा, है ना। अब बात को समझो कि साल्मा है इसलिए ये कलवी झिल्ली से होकर कभी भी नहीं गुजर सकता। क्यों, बैक्टीरिया को प्लाज्मिड लेने के लिए मजबूर करने से पहले ये जरूरी है कि बैक्टीरियाई खलिए को प्लाज्मिड लेने के लिए क्या बनाया जाए, मुस्तैद, यानी उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो प्लाज्मिड को अंदर ले। हाँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ तो नहीं सकते, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो सही मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऐसा करने के लिए पहले दो वैलेंसी वाले केटायन जैसे कैल्शियम के मखसूस इर्तिकाज के साथ बैक्टीरियाई खलियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी ये ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर आपने क्या ऐड करके रख दिया है, कैल्शियम, और यहां पर कौन है, बैक्टीरिया। कैल्शियम की वजह से क्या होगा, नाउ इस डीएनए को बैक्टीरियाई या बैक्टीरिया की बैक्टीरियाई खलवी दीवार में मौजूद जो मसामात है उससे होकर अंदर दाखिल होने में काफी मदद मिलेगी। क्यों, इसके पास कैल्शियम है। अब ये कैल्शियम कंटेनिंग जो मीडिया है इसमें आपने आपका वेक्टर ऐड कर दी, और ये जो वेक्टर है ये डीएनए, और इस वेक्टर के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और कैल्शियम के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक, कैल्शियम यहां आके चिपक जाएगा। नाउ अब एक और चीज, ऐसे खलियों को बाज मुत्तहिद डीएनए के साथ पहले बर्फ में रखा जाता है।
उसके बाद बाज़ मुत्तहद डीएनए को इन आमदा खलियों में दाखिल कराया जाता है, यानी कॉम्पिटेंट खलियों में दाखिल कराते हैं। कैसा? जब आप उसको कैल्शियम पे रखते हैं तो कैल्शियम ऐड करने के बाद उसको आप बहुत ही लो टेम्परेचर यानी सर्द कंडीशन में रखते हैं। सर्द कंडीशन में रखने की वजह से अब क्या हो गया कि कैल्शियम डीएनए के पास आके चिपक गया। चिपकने की वजह से क्या हो गया कि ये इसके साथ रेडी है, यानी कैल्शियम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाने की सलाहियत रख सकता है। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर किसी को पास होना है और स्पेशली किसी चार्ज मॉलिक्यूल को, तो उसके लिए स्पेशल चैनल रहता, चैनल प्रोटीन रहता। इसका मतलब उसके पास स्पेशल चैनल है जिसके जरिए कौन जानेगा। लेकिन अगर कैल्शियम के साथ हमने हमारे डीएनए को चिपका दिए तो कैल्शियम को लेकर कैल्शियम उसको लेकर खलिए में चला जाएगा, लेकिन कैल्शियम वेक्टर का रोल नहीं प्ले कर रहा है। कैल्शियम की मदद से हम इस वेक्टर को अंदर ऐड करने वाले हैं। तो कैल्शियम की मदद से कैसे वेक्टर को अंदर ऐड करेंगे? तो कैल्शियम के ऊपर जाके ये वेक्टर चिपक जाएगा। फिर क्या होगा? जैसे ही आपने उसको बहुत लो टेम्परेचर पे लेके सर्द हालत में, तो अब जो बैक्टीरिया का खलिया है उसके ऊपर जो कैल्शियम चैनल है वो सर्दी की वजह से सब बंद हो जाएगा। ठीक है? आप सडनली क्या करेंगे, उसके बाद कुछ वक्त के लिए उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक देंगे। हीट शॉक देने की वजह से क्या होगा? हीट शॉक देने की वजह से इस बैक्टीरिया के ऊपर यहां पर जो चैनल थे वो चैनल थोड़ी देर के लिए खुलेंगे और खुलने की वजह से आजू बाजू कैल्शियम के साथ जो बाउंडेड डीएनए था वो फटाक से अंदर आ गया। जैसे ही वो अंदर आएगा आप वापस से उसको कहां पर लेके चले जाएंगे? दोबारा बर्फ पे। तो वो चैनल क्या हो गया? बंद होने की वजह से क्या हो गया? कैल्शियम अंदर गया, साथ ही साथ कौन चला गया? डीएनए। अब वो बाहर नहीं आ सकता, अब अंदर डीएनए चला गया। नाउ ऐसा करने से जो बैरूनी डीएनए है वो बाज़ मुत्तहिद बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा? दाखिल हो जाएगा। तो आपने क्या करे, इस कॉम्पिटेंसी के लिए जो तरीका इस्तेमाल करे उस तरीके को कहा जाता है हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्या किया जाता है इसको? हीट शॉक ट्रीटमेंट। इस हीट शॉक ट्रीटमेंट में आप किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की मदद से आप क्या करते हैं? अपने डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ बैक्टीरिया के अंदर भेज देते हैं। बात समझ में? यहाँ पर किसी को यहाँ डाउट है? अब इसके आगे कुछ और बातें हैं जो और डिटेल तलब है, हम उसको कल बात करेंगे। ठीक, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो इसको घर बैठ के एक बार और अच्छे से स्टडी करिए। इसमें और जो चीजें इंशाल्लाह मैं उसको कल समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।